जय हिंद मित्रों, नमस्कार। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रश्न कोश ऑफिशियल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग संविधान सभा का निर्माण से रिलेटेड चीज़ें करने वाले हैं। संविधान सभा का जो गठन हुआ या हमारा संविधान कैसे बना, जो हमारा संविधान निर्माण हुआ वो किस तरह से उसमें प्रक्रिया हुई, कौन कौन सी समितियां बनी, सबसे पहले संविधान सभा का गठन की बात किसने की, ठीक है, औपचारिक बात किसने की, अनौपचारिक बात किसने की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, एक ही टॉपिक में। जिन भी बच्चों का यूपीएसआई हो, चाहे यूपीएसआई का एग्ज़ाम हो, ठीक है, या यूपीपीटी का एग्ज़ाम हो, ठीक है, या यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हो, जो संविधान सभा से रिलेटेड जो क्वेश्चन है इससे बाहर नहीं जाएगा इस क्लास से। इतनी हम आपको गारंटी देते हैं, 100% गारंटी देते हैं कि इस क्लास से संविधान सभा का वो क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हमने सारे वो आयाम ले लिए, चाहे वो एसआई का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीपीटी का हो, चाहे पीसीएस का, कोई भी रिसेंटली एग्ज़ाम है जिसमें पॉलिटी पूछी जाती है, तो सारे आयाम लेते हुए हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो संविधान सभा है उसका सबसे पहले गठन की बात करी किसने की, तो दोस्तों जो अनौपचारिक गठन की बात करी तो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने जो है अनौपचारिक गठन की बात करी थी, ठीक है। लेकिन अगर औपचारिक गठन की बात करें तो सर्वप्रथम औपचारिक गठन की बात 1934 में जो है उसके गठन के विचार के बारे में जो बात करी वो एम.एन. राय जी ने करी, ठीक है। एम.एन. राय जी एक व्यक्ति थे, ये वामपंथी आंदोलन के यानी मार्क्सवादी एक आंदोलन के एक नेता थे, ठीक है। तो इन्होंने सबसे सर्वप्रथम 1934 में संविधान सभा की औपचारिक मांग की, ठीक है। उसके बाद अगर संविधान सभा की मांग की बात करें तो उसके बाद 1934 में ही स्वराज पार्टी जो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने मिलकर जो बनाई थी जो पार्टी, तो उनके द्वारा जो है 1934 में संविधान सभा की मांग की गई है, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे आगे आगे प्रक्रिया चलती रही, कांग्रेस ने बात करी और कई लोगों ने इसमें बात करी, लेकिन मेनली जो है कांग्रेस का पूछता है और सब सर्वप्रथम मांग किसने करी, तो कांग्रेस ने जो है 1935 में मांग करी। और इसने क्या कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की बात करी। 1935 में जो है कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की बात औपचारिक रूप से करी, ठीक है, आधिकारिक रूप से करी। अभी तक तो कई बार मतलब आपस में बातें चल रही थी, इधर उधर बोल रहे थे, लेकिन जो ब्रिटेन सरकार से औपचारिक रूप से बात करी कि हमें संविधान सभा का गठन करना है, ठीक है, 1935 में। और इसी के बाद 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, इन्होंने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के द्वारा चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। इन्होंने कहा मेनली इस पॉइंट का मतलब है कि जो संविधान सभा का निर्माण है वो वयस्क मताधिकार द्वारा चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। जो वयस्क मताधिकार द्वारा जो संविधान सभा चुनी जाएगी उसके द्वारा ही हमारे संविधान का निर्माण होगा, ठीक है। ये देख रहे हैं हम लोग, ये जो संविधान सभा के जितने भी लोग हैं ये शपथ ले रहे हैं। ये एक राज्यसभा पे जो है सीरीज चली थी संविधान निर्माण, ठीक है, संविधान भारतीय संविधान के निर्माण की कहानी। तो आप लोग चाहें तो इसके 10 एपिसोड पड़े हुए हैं, तो संविधान सभा के बारे में एक एक कैरेक्टर जो है पूरी सारी चीज़ें इसमें जो है कहानी के रूप में समझाएगी। तो कभी समय मिले तो ये सीरीज देख लीजिए, राज्यसभा चैनल है उस पर पड़ी हुई है। तो आइए टॉपिक पे वापस आते हैं कि 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि जो है वयस्क मताधिकार के द्वारा जो है संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, उसके द्वारा ही संविधान बनेगा, ठीक है। फिर आगे इसी के क्रम में जो है इसके बाद जब इन्होंने ये बात कही तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है, और अगस्त प्रस्ताव सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया। अगस्त प्रस्ताव जब आता है तो 1940 में सर्वप्रथम जो है संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारी संविधान सभा का निर्माण को स्वीकार किया गया। फिर इसके बाद उसी के कुछ समय बाद आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन आता कब है, 1942 में आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप लोग इसको जो है जो संविधान सभा से रिलेटेड जितने भी मिशन आए, जिन जिन लोगों ने संविधान सभा के निर्माण को लेकर बात करी, सारी चीज़ें एक तरफ से करते हुए चल रहे हैं। तो क्रिप्स मिशन जो है कब आया, 1942 में आया। इसके अध्यक्ष कौन थे, स्टेफर्ड क्रिप्स थे, ठीक है। और ये प्रस्ताव जो है एक नवनिर्वाचित संविधान सभा के गठन करने के लिए आया था, ठीक है, क्रिप्स मिशन जो है। इसके बाद जो है इसके जो सदस्य थे, अध्यक्ष तो स्टेफर्ड क्रिप्स थे, इसके एक सदस्य का नाम और ध्यान रखिए, इनका नाम था लॉर्ड प्रिवी सील, ठीक है। और कुछ अन्य सदस्य भी थे, उनको जरूरत नहीं है, लेकिन लॉर्ड प्रिवी सील और स्टेफर्ड क्रिप्स
क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे, तो इनको याद रखिए। और गठन कब हुआ? 1942 में हुआ। इसके बाद जो है क्रिप्स मिशन से रिलेटेड 2 कथन पूछता है, हर एग्जाम में पूछता है क्रिप्स मिशन से रिलेटेड 2 कथन कि जो पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा, क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा? तो महात्मा गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक कथन बोला, कहा कि यह एक ऐसा चेक है जिसका बैंक दिवालिया हो चुका है। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा, जो क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा? तो महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। अगर ये कह दे कि एक ऐसा चेक है जिसका बैंक दिवालिया हो चुका, ये किस मिशन के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा? तो क्रिप्स मिशन के लिए। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से पढ़ते हुए चलिए कि एकदम से दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। और क्लास में बने रहेंगे तो आज संविधान सभा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं होगा, इतनी गारंटी हम देते हैं आपको। बाद में की जो लुकुर लुकुर करते हैं तो लुकुर लुकुर मत करिए। अगर क्लास देखनी है तो पूरी देखिए, दो मत आइए, ठीक है। यहाँ मेहनत करके वो कंटेंट ला रहे हैं जो कंटेंट एक पैड बैच में लाते हैं, ठीक है। तो आज हम आप लोगों के लिए इसीलिए एक तरह से फ्री क्लास चला रहे हैं कि जो है आप यूपीएसआई वाले बच्चे अपना अच्छे से, जिनको पॉलिटी में दिक्कत आती है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम आगे देखते हैं। एक तो क्रिप्स मिशन हो गया, इसके बाद आया कैबिनेट मिशन। क्रिप्स मिशन में तो संविधान सभा के स्वीकार की बात करेगी, लेकिन जो मेनली संविधान सभा हमारी बनी तो वो किस मिशन से? वो कैबिनेट मिशन के द्वारा। और कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में। ये कब आया? 1946 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? पैंथिक लॉरेंस थे, ठीक है। अन्य सदस्य 2 लोगों का नाम याद रखिए, स्टेफोर्ड क्रिप्स, वही क्रिप्स मिशन वाले, और ए बी अलेक्जेंडर, ठीक है, ए बी अलेक्जेंडर। इसमें क्या प्रावधान किया गया? इसमें कहा गया जो कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर ही संविधान सभा का गठन किया गया, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। पूछ देगा कि संविधान सभा का गठन किस प्रस्ताव पर किया गया, तो क्रिप्स मिशन मत लगा देना, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर किया गया, ठीक है। बात की गई है क्रिप्स मिशन में, लेकिन मेनली जो हमारी संविधान सभा का निर्माण हुआ या प्रस्ताव को स्वीकार किया गया या संविधान सभा का गठन किया गया तो वो कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया, ठीक है। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखिए। और इसके बाद जो है संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ उससे रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं। जो संविधान सभा से रिलेटेड चुनाव हुआ, कहाँ से कितने सदस्य आए, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो मेनली जो है संविधान सभा के लिए 389 लोगों का चुनाव हुआ, जिसमें से ब्रिटिश भारत से कुछ लोग थे, ब्रिटिश भारत से 296 लोग थे, ठीक है। और ये 296 जो लोग थे ये 11 प्रांतों यानी विधानसभाओं से 292 सीटें थीं इनमें 296 में से, और चीफ कमिश्नरी से 4 सीटें थीं। जो 4 चीफ कमिश्नरी थी इनका नाम याद रखिए, पूछ देता है। एक अजमेर थी, बलूचिस्तान थी, कुर्ग थी और दिल्ली थी। चारों याद रखिए, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। तो मेनली ये 4 चीफ कमिश्नरी प्रांतों की याद रखिए कि अजमेर थी, बलूचिस्तान थी, कुर्ग थी, दिल्ली थी। ब्रिटिश भारत से कितनी सीटें थी? 296। ब्रिटिश भारत से कितनी सीटें? 296। कितने प्रांतों से आई? 11 प्रांतीय विधानसभाओं से आई, और 292 सीटें 11 प्रांतीय विधानसभाओं से थी, और चीफ कमिश्नरी थे 4। यहीं पे देसी रियासतों से कुछ सीटें आई, 93 सीटें। तो ये मिला देते हैं तो 389 बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है सीटों का बंटवारा हुआ। एक बंटवारा और हम देखेंगे, अभी आगे देखते हैं कुछ चीज़ें कि दोस्तों इसी से रिलेटेड कि कहा जाता है कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई, आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। मतलब ये नहीं था कि मतलब जो वयस्क लोग थे उन्होंने सभी लोगों ने जो है मताधिकार कर दिया हो और इसके बाद जो है संविधान सभा का निर्माण किया गया। नहीं, कुछ आंशिक लोगों द्वारा चुनी गई थी और कुछ आंशिक लोगों द्वारा नामांकित, यानी जो इसमें जो है उससे ब्रिटिश या कहें जो उससे क्या नाम देसी रियासतों से लोग आए थे तो वो जो है नामांकित थे, और जो क्या नाम 11 प्रांतीय विधानसभाओं से वो आंशिक रूप से चुने गए थे। तो ये बात याद रखिए, ठीक है। वयस्क मताधिकार कहीं नहीं लगाएंगे। इसके सदस्य वयस्क मताधिकार की कांग्रेस बात तो की कांग्रेस ने, लेकिन वहाँ पे वयस्क मताधिकार की बात करने के बाद यहाँ वयस्क मताधिकार का कोई प्रावधान नहीं, ठीक है। इसके सदस्य का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया गया। प्रांतीय व्यवस्थापिका के कुछ सदस्य थे, उनके द्वारा इसका चयन किया गया, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, जिसका चुनाव एक समिति मताधिकार के आधार पर किया गया, ठीक है। पूरी हमारी विधानसभा जो संविधान सभा है उसका जो है जिनका चुनाव जो है एक समिति के आधार पर, मताधिकार के आधार पर किया गया। कुछ लोगों को वो बनाया गया, ठीक है, उनके आधार पर किया गया। और एक पॉइंट इसमें ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि मोटे तौर पर ये पूछ देता है कि जो
एक सीट के लिए कितनी जनसंख्या वाले लोगों को चुना गया, तो एक सीट के लिए लगभग 10 लाख जनसंख्या को एक मानक के रूप में मान लेते हैं, ठीक है। ऐसा कहीं पे कहा नहीं गया, लेकिन एक मोटे तौर पे मान लेते हैं कि 10 लाख जो है लोगों पे एक सीट थी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि जो 389 सीटें हैं, एक और बंटवारा इसका देख लेते हैं। उसमें से 296 सीटें तो ब्रिटिश भारत से थीं, उसी में से कुछ और बंटवारा हो गया। 208 सीटें कांग्रेस से हो गई, ठीक है। 73 सीटें मुस्लिम लीग से हो गई और 15 सीटें अन्य हो गई, ठीक है। 15 सीटें अन्य हो गई और ये 93 देसी रियासतों से। तो ये एक तरह से बंटवारा। लेकिन जब मुस्लिम लीग अलग हो जाती है तो 299 सीटें बचती हैं, ठीक है, हमारी संविधान सभा में, और 93 देसी रियासतों से थी। तो इस तरह से जो है एक बंटवारा याद रखिएगा। मेनली अगर पूछ दे कि कांग्रेस से कितनी सीटें थी तो 208 याद रखिए, मुस्लिम लीग की 73 थी और देसी रियासतों से 93 थी, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद अब देख लेते हैं कि जो है संविधान सभा की कुछ महत्वपूर्ण बैठकें, संविधान सभा की कुछ महत्वपूर्ण बैठकें देख लेते हैं। इसमें क्या था, इसमें 3 बैठकें याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं 3 बैठकें, उनसे कुछ पॉइंट पूछ देता है तो उनको याद रखिए। जो प्रथम बैठक हुई है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई, पहली बैठक। इसमें क्या काम हुआ, इसमें 211 सदस्य उपस्थित थे। जो प्रथम बैठक थी 9 दिसंबर 1946 को, इसमें 211 सदस्य उपस्थित हुए थे। और संविधान सभा की प्रथम बैठक थी ये, जो 9 दिसंबर को हुई, ये प्रथम, जैसा बताया आपको। और इसमें जो अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा जी को अध्यक्ष चुना गया। और इस जो बैठक का है मुस्लिम लीग और देसी रियासतों ने बहिष्कार कर दिया, ठीक है। इस बैठक का जो है मुस्लिम लीग और देसी रियासत ने बहिष्कार कर दिया। इसी में एक उपाध्यक्ष चुने गए, फ्रैंक एंथोनी नाम के अस्थायी उपाध्यक्ष चुने गए, अस्थायी उपाध्यक्ष चुने गए, और सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी सदस्य वो अध्यक्ष चुने गए। तो 9 दिसंबर को अगर पूछ दे कि किस बैठक में या जो है सच्चिदानंद सिन्हा जो है अध्यक्ष के रूप में, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए, तो 9 दिसंबर 1946 फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी संविधान सभा की, उसमें चुने गए, ठीक है। तो याद रखिए। अब हमारी सेकेंड बैठक हुई, जो सेकेंड मीटिंग हुई वो 11 दिसंबर 1946 को हुई, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को। इसमें अगली बैठक जो हुई 11 दिसंबर 1946 को, इसकी कुछ बातें याद रखेंगे। इस बैठक में तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया, और BN राव जी को, बैनगल नरसिंह राव, जो अभी हम लोगों ने देखा जिन्होंने संविधान सभा की 1934 में मांग करी सर्वप्रथम, ठीक है, तो उनको जो है संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट इसी बैठक में याद रखिए, 11 दिसंबर 1946 को SC मुखर्जी और TT कृष्ण रामाचारी को उपाध्यक्ष चुना गया स्थायी रूप से। फ्रैंक एंथोनी को अस्थायी रूप से चुना गया था, लेकिन SC मुखर्जी और TT कृष्ण रामाचारी को स्थायी रूप से उपाध्यक्ष चुना गया, ठीक है। अब अगली बैठक देखते हैं। हमारी अगली बैठक 13 दिसंबर 1946 को, ये 5वीं बैठक थी, ठीक है। सारी नहीं याद रखनी, कुछ इंपॉर्टेंट है उनको याद रखा। इस बैठक में जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, ठीक है, प्रस्तुत किया। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया, और ये 5वीं बैठक थी, अभी हम लोग देख चुके। उद्देश्य प्रस्ताव को जो स्वीकार किया गया है ये 22 जनवरी 1947 को। अगर दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आप या कोई भी फैक्ट, कोई भी चीज़ उसमें क्लियर करना चाहते हैं तो एक क्लास हमने डाल रखी है प्रस्तावना या प्रियम्बल नाम से, तो उसको जाके कंप्लीट कर लें तो आपका प्रस्तावना वाला चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उद्देश्य प्रस्ताव से लेकर सारी चीज़ें एक तरफ से, ठीक है। आइए, बैठक हो गई। इसके बाद देखते हैं संविधान सभा में पूछ देता है कि कितने अधिवेशन हुए। तो संविधान सभा में टोटल जो अधिवेशन हुए हैं वो 12 अधिवेशन हुए, ध्यान रखिए। टोटल कुल अधिवेशन कितने हुए, 12 अधिवेशन हुए। 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन संविधान को वो किया गया, तो उस दिन जो है 11वां अधिवेशन था, जिस दिन हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था। और 26 नवंबर को ही जो है हम लोग संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 को 11वीं बैठक थी। 2 बैठक जरूर याद रखिए, 11वीं और 12वीं। टोटल बैठक कितनी थी, 12 थी। सारी याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 11वीं बैठक कब हुई, 26 नवंबर 1949 को। और लास्ट बैठक जो 12वीं बैठक है ये 24 जनवरी 1950 को हुई, ठीक है। ये अंतिम बैठक थी या अंतिम अधिवेशन था, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक थी,
ठीक है। आप 24 जनवरी को किए गए महत्वपूर्ण कार्य ये देख लेते हैं। 24 जनवरी 1950 को जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए संविधान सभा में, उनको देख लेते हैं। इसमें क्या किया गया कि यह संविधान सभा की अंतिम बैठक थी, इसे 12वां अधिवेशन बोला गया। अगली चीज, इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में चुना गया इसी 24 जनवरी 1950 को। इसमें जो है कुल सदस्य कितने थे? 284 सदस्य संविधान पर हस्ताक्षर किया। इस मीटिंग में 12वें अधिवेशन में 284 सदस्य थे। ये संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। जो है 12वीं बैठक में कितने टोटल सदस्य थे या कितने लोगों ने संविधान में हस्ताक्षर किया? तो 284 लोगों ने संविधान में हस्ताक्षर किया। ठीक है। इसके बाद इस दिन क्या महत्वपूर्ण है? इस दिन जो है हमारे राष्ट्रगान को, राष्ट्रगीत को और संवैधानिक मान्यता मिली। ठीक है। इसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही हमारे राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों को है संवैधानिक मान्यता मिली। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान याद रखिए, इस दिन जो है हमारे राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को संवैधानिक मान्यता मिली। पहले भी हम लोग राष्ट्रगान गा रहे थे, राष्ट्रगीत भी गा रहे थे, लेकिन जो संवैधानिक रूप से मान्यता दी गई वो जो है 24 जनवरी 1950 को दी गई। इसके बाद देखते हैं राष्ट्रध्वज। दोस्तों, राष्ट्रगीत राष्ट्रगान जो है 24 जनवरी है, लेकिन राष्ट्रध्वज की बात आ जाए तो 22 जुलाई 1947 याद रखिए। ठीक है। और उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार की बात करें तो 22 जनवरी, अभी हम लोगों ने देखा 22 जनवरी 1947। राष्ट्रध्वज 22 जुलाई 1947। राष्ट्रगान राष्ट्रगीत 1950, 24 जनवरी 1950। ठीक है। तो सारी डेटों में कन्फ्यूज नहीं हुई, एक साथ हमने आप लोगों को दे दी, इसीलिए कन्फ्यूज नहीं हुआ। ठीक है। अब आइए देखते हैं जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ। देखिए इतने मतलब हमने डीप लेवल से चीज़ें करने की कोशिश करी हैं, आप लोग देख के एकदम हैरान हो जाएंगे। तो अगर क्लास पे बने रहेंगे तो आप लोगों को उन सभी चीज़ों को बारी बारी से देखने का आनंद मिलेगा और आप लोगों की चीज़ें तैयार होंगी। और जो क्वेश्चन हमारा गलती से छूट जाता है, जो किताबों में चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है, तो वो भी क्वेश्चन यहाँ से आपके क्लियर होने वाली। अब देखते हैं संविधान सभा, जो संविधान लागू हुआ हमारा, वो 24 जनवरी 1949 को आंशिक रूप से लागू हो गया। जो हमारा 24 जनवरी 1949 को आंशिक रूप से लागू हो गया, इसी दिन अंगीकृत हुआ, अधिनियमित हुआ और आत्मर्पित हुआ। अंगीकृत मतलब हमने अंगीकृत कर लिया, अधिनियमित मतलब हमने अधिनियम के रूप में अधिनियमित कर लिया, आत्मर्पित मतलब अपने ऊपर आत्मर्पित कर लिया। ठीक है, उसको पूर्ण रूप से मान्य कर लिया। तो लेकिन आंशिक रूप से किया इस दिन जो है 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ, आंशिक रूप से लागू हुआ। और आंशिक रूप से कितना लागू हुआ? 16 आर्टिकल लागू हो गए। संविधान के 16 महत्वपूर्ण आर्टिकल लागू हो गए। ठीक है। लेकिन अगर वही 26 जनवरी की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया, पूर्णता लागू हो गया। इसका आविर्भाव हो गया, क्रियान्वयन हो गया या पूर्णता लागू हो गया। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाता है। ठीक है। अब जो हमारे 16 आर्टिकल इसमें दिए गए, जो है हमारे 16 आर्टिकल दिए गए, कौन कौन से आर्टिकल हैं दोस्तों? इन्हीं में से 16 आर्टिकल आप लोगों को याद रखने, 16 आर्टिकल। और कुछ के तो ये भी याद रखना कि इस आर्टिकल में क्या कहा गया। तो कौन कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल नंबर 5 था, 6 था, 7 था, 8 था, 9 था। ये पांचों आर्टिकल नागरिकता से संबंधित है। जिस दिन जो हमने संविधान जो है आंशिक रूप से लागू किया, नागरिकता के ये 5 प्रावधान हमने लागू कर लिए। इसके बाद आर्टिकल 60 हो गया, 324 हो गया, ये चुनाव आयोग से संबंधित है। ठीक है। 366 हो गया, 367 हो गया, 379, 380, 388, 391, 392, 93, 94। ये दोस्तों जो है 91, 92, 93, 94 ये चारों आर्टिकल लागू कर लिए। अब इन आर्टिकल में कहा क्या गया? देखो इतना डीप कोई नहीं पढ़ाएगा। आर्टिकल तो आपको बता देगा कि 16 आर्टिकल जो है लागू हुए जिस दिन संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ, लेकिन हम आर्टिकल भी आप लोगों को बताने वाले, क्योंकि आर्टिकल भी पूछ देता है इससे संबंधित। क्योंकि भाई अब क्वेश्चन इतने बचे नहीं हैं कि उसको नए क्वेश्चन एग्जामिनर के बनाना उसके सामने चुनौती भी है, तो यहीं से क्वेश्चन बनाएगा। तो देखते हैं आर्टिकल 5 में क्या कहा गया। आर्टिकल 5 में बात कही गई कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता, जब संविधान लागू हुआ उस समय किन किन लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी, तो आर्टिकल 5 में ये बात कही गई। आर्टिकल 6 में क्या कहा गया? आर्टिकल 6 में कहा गया कुछ वैसे व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार जिन्होंने पाकिस्तान में या पाकिस्तान से भारत में प्रोविजन किया है। जो लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं वो आर्टिकल 6 के तहत उनकी नागरिकता तय की जाएगी। इसके बाद आर्टिकल 7, इसमें क्या कहा गया? जो पाकिस्तान के प्रव्रजित व्यक्ति हैं, जो वहाँ पर जाने वाले व्यक्ति हैं, उनके नागरिकता के अधिकार, या मतलब जो वहाँ से आने वाले व्यक्ति हैं उनके नागरिकता के अधिकार क्या होंगे। ठीक है। इसके बाद अगला
आर्टिकल 8, ये सारे जो है 5 के पांचों आर्टिकल जो है नागरिकता से संबंधित है। आर्टिकल 8 में क्या बात कही गई, इसमें कहा गया है जो भारतीय मूल के वैसे लोग नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर निवास कर रहे हैं, जो भारत के बाहर हैं, भारत में नहीं है, उनके नागरिकता के अधिकार क्या होंगे, नागरिक हैं बट वो भारत से बाहर हैं इस समय, ठीक है। ये संविधान बनने के समय की बात चल रही है। फिर आर्टिकल 8 में इसमें क्या बात कही गई, जो व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ले ले तो उनकी नागरिकता खत्म कैसे होगी, ये आर्टिकल 9 में कहा गया। जैसे मान लो कोई किसी व्यक्ति ने इंग्लैंड की नागरिकता ले ली, ब्रिटिश नागरिक बन गया, ठीक है, तो उसकी नागरिकता जो है भारत में, उसकी विदेशी नागरिकता उसने स्वेच्छा से लागू कर ली तो उसकी नागरिकता खत्म कैसे होगी, इसकी बात आर्टिकल 9 में कही गई। फिर आर्टिकल 60 देखते हैं, इसमें क्या कहा गया। आर्टिकल 60 में जो है राष्ट्रपति की शपथ, उसी दिन शपथ की बात भी कर दी गई, ठीक है। और इसमें और भी कुछ प्रावधान है, लेकिन राष्ट्रपति शपथ या प्रतिज्ञान उसकी बात करी गई है, ठीक है। आर्टिकल 324 में आप लोग देख ही चुके हैं कि इसमें चुनाव आयोग है। इसके कई सारे आर्टिकल हैं, लेकिन अभी याद रखिए कि आर्टिकल 324 में चुनाव की बात करी गई, चुनाव आयोग की बात करी गई, ठीक है, निर्वाचन आयोग की बात करी गई। आर्टिकल 366, इसमें क्या कहा, इसमें कुछ जो शब्द हैं उनको परिभाषा दी गई है, संविधान में इस्तेमाल होने वाले कुछ शब्द हैं उनकी परिभाषा की बात करी गई, ठीक है। शब्द हो गए, वाक्यांश हो गए, उसके शब्दों का मतलब क्या होगा ये बात कही है, ठीक है। आर्टिकल 367 में क्या कहा गया, इसमें जो है संविधान की व्याख्या से संबंधित कुछ बातें करी गई हैं, और जो जिसमें ये शब्द की बात करी गई है इसमें एंग्लो इंडियन का क्या मतलब होगा, एसटी एससी का मतलब क्या होगा, और कुछ शब्द दिए गए उनका सबका मतलब क्या होगा, इसकी बात करी गई, ठीक है। इसके बाद 379 में कहा, मतलब 79 में क्या बात, इस समय तो ये निरस्त हो चुका है, ठीक है। 7वें संविधान संशोधन से काफ़ी सारे आर्टिकल जो है निरस्त हुए। जो 7वां संविधान संशोधन जो है ये 1956 में हुआ, इसमें भाग 7 को भी समाप्त कर दिया गया 7वें संविधान संशोधन से, और इसमें कई सारे आर्टिकल समाप्त हुए। तो मेनली आप नागरिकता वाले याद रखिए, और इसके बाद एक आर्टिकल जो है 393 और याद रखिए। इस आर्टिकल में जो संविधान का शीर्षक दिया गया 393, इसमें भारत का संविधान ये शीर्षक दिया गया। हमारे संविधान का शीर्षक क्या, भारत का संविधान, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछ देगा किस आर्टिकल में भारत का शीर्षक दिया गया, तो 393 आर्टिकल में, याद रखिए, ठीक है। इसी तरह से हम लोग सारी चीज़ें कंप्लीट करने वाले एक साथ, एक भी आपका क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटने वाला है, इतना डीप पढ़ाने वाले हैं दोस्तों, ठीक है, डीप से देखने वाले हैं। अब देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा में जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं उनका चुनाव कहाँ से हुआ। भारतीय संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का चुनाव किस जगह से हुआ। जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे उनका जो चुनाव हुआ, ये सर्वप्रथम बम्बई से चुनाव लगे, वहाँ से चुनाव हार गए थे। ये बम्बई से ये चुनाव लड़े थे, उस जगह से ये चुनाव हार गए थे। उसके बाद ये बंगाल से चुनाव लड़े, और बंगाल से चुनाव लड़े तो ये जीत गए, लेकिन यह स्थान पूर्वी पाकिस्तान का था, यानी बंगाल जो था पूर्वी पाकिस्तान था पहले, तो ये स्थान जो है पाकिस्तान के पास चला गया। इस सीट का नाम था, सीट का नाम याद रखिए, किस सीट से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी चुनाव लड़े थे, तो जयसुर कुल्ला नाम की सीट थी, तो याद रखिए जयसुर कुल्ला नाम की सीट थी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इसके बाद हम देखेंगे कि फिर इसके बाद जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहाँ से चुनाव लड़े, ये पुनः बम्बई प्रांत से चुनाव लड़े, और पूरे सीट से चुनाव लड़कर जीतकर संविधान सभा में पहुंचे। तो याद रखिए कि पूरे से ये जो है संविधान सभा में पहुंचे हैं, जो हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हैं, बाबा साहब जी हैं, जो पूरे सीट से संविधान सभा में पहुंचे। तो ये सारी चीज़ें याद रखिए। इसके बाद देखते हैं अगली चीज़ हमारी, जो संप्रदाय के आधार पर विभाजन किया गया है सीटों का, वो किस तरह से किया गया है। तो ये जो सामान्य वर्ग था उसकी 213 सीटें थीं सामान्य वर्ग की, मुस्लिम वर्ग की 79 सीटें थीं, और सिख वर्ग की 4 सीटें थीं। अभी हम लोग दोस्तों महिलाओं की भी देखेंगे, एसटी एससी की भी देखेंगे, सबका देखेंगे, तो इतना याद रखिए। सामान्य वर्ग की कितनी, 213, ये कम पूछेगा, मुस्लिम की पूछ सकता है, तो 79 सीटें हमारी संप्रदाय के आधार पर थीं, ठीक है, 79। और सिख धर्म की कितनी थी, सिख वर्ग की कितनी थी, तो 4 सीटें थी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि महिलाओं की कितनी सीटें थी। महिलाओं की सीटें हम लोग दोस्तों बाकायदा पूरा एक एक सीट का नाम याद रखेंगे। दोस्तों हमने फ़ोटो लगा के आप लोगों के सामने ये पूरा एकदम से इस तरह से लगा लिया है कि आप लोग एक एक जो सीट महिला की सारी चीज़ें आप लोगों को उनकी एकदम से क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ कर लिया है। आइए, महिलाओं की संख्या संविधान सभा में कितनी थी दोस्तों, महिलाओं की जो सीटों की संख्या थी संविधान सभा में 15 थी, ठीक है। महिलाओं की सीटों की संख्या 15 थी। 15 की 15 महिलाओं का हमने उनका फोटो लगा लिया है, ताकि आप लोगों को नाम याद बना रहा है, ठीक है। हमारी दुर्गाबाई देशमुख थी, ठीक है। राजकुमारी अमृत कौर जी थी,
15 थी, 15 नंबर भी याद रखिए, नाम भी याद रखिए। दुर्गाबाई देशमुख, राजकुमारी अमृत कौर, हंसा मेहता जी थी, बेगम एजाज रसूल जी थी, एकमात्र मुस्लिम जो है महिला थी बेगम एजाज रसूल, ठीक है। और अंबु स्वामीनाथन थी, अंबु स्वामीनाथन, ठीक है। इसके बाद सुचेता कृपलानी थी। सुचेता कृपलानी जी जो है हमारे उत्तर प्रदेश की जो है प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी रही हैं, ठीक है। सुचेता कृपलानी काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। दक्षिणाबाई बेला युधन, देखो नाम सारे आप लोगों को महिलाओं के सारे नाम याद रखने हैं ताकि जो है कोई अलग से नाम दे दे तो आप कंफ्यूज ना हो। रेणुका राय थी, पूर्णिमा बनर्जी थी, एनी मस्करीन थी, कमला चौधरी थी, लीला राय थी, मालती चौधरी थी, सरोजनी नायडू थी। यह हमारी जो है उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी। विजय लक्ष्मी पंडित थी, ठीक है। एक बार फिर से नाम देख लीजिए कि कौन कौन सी थी। हंसा मेहता जी थी, दुर्गाबाई देशमुख थी, ठीक है, और राजकुमारी अमृत कौर जी थी, ठीक है। इसके बाद अंबु स्वामीनाथन थी और ये हमारी बेगम एजाज रसूल जी हैं। फिर जो है दक्षिण जो है दक्षिणाबाई बेलायुधन, ठीक है, दक्षिणाबाई बेलायुधन जी थी, ठीक है। फिर इसके बाद सुचेता कृपलानी जी, ये देखिए, रेणुका राय और पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी और एनी मस्करीन, मालती चौधरी, लीला राय और इसके बाद जो है नाम है विजय लक्ष्मी पंडित जी और सरोजनी नायडू। ये दोनों काफ़ी नाम इंपॉर्टेंट है तो इनको तो याद ही रखिए। बाकी 200 जो है 15 वो थी महिलाएं, तो 15 के 15 नाम आप लोगों को याद रखने, इसीलिए हमने फ़ोटो लगा के जो है आप लोगों के सामने एक बार फ़ोटो आ जाएगी और ये फ़ोटो गौर से देख लीजिएगा, ठीक है, तो आप लोगों को एक नाम याद रहेगा, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं कुछ चीज़ें। आगे इसी से जो SC ST की सीटें कितनी थी संविधान सभा में, तो ST की सीटों की बात करें तो जो है 33 थी और SC की सीटों की बात करें तो 26 थी। अनुसूचित जाति की बात करें तो 26 थी, कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 33 थी, क्योंकि उस समय ST की सीटें ज़्यादा थी संविधान सभा में, लेकिन SC की कम थी, ये 26 थी। और संविधान सभा के विभाजन के बाद संविधान सभा में कितनी सीटें रहेगी, 299। जब पाकिस्तान की संविधान सभा अलग हो गई, जो डिकी वर्ल्ड प्लान आया, माउंटबेटन योजना आई, उसके माध्यम से जो संविधान सभा का जब बंटवारा हुआ और देश का बंटवारा हुआ, तो उस समय जो है हमारी जो संख्या रहेगी संविधान सभा की तो 299, ये नंबर याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आइए आगे देखते हैं। संविधान सभा में कुछ वाचन हुए, वो वाचन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा प्रथम वाचन हुआ वो कब से कब तक हुआ, इनकी डेट याद रखिए, 4 नवंबर 1948 से लेके 9 नवंबर 1948 तक हुआ। 4 नवंबर 1948 से लेके 9 नवंबर 1948 तक हुआ। द्वितीय वाचन हुआ, ये 15 नवंबर से लेके 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ, ठीक है। एक तृतीय वाचन हुआ, ये 14 नवंबर से लेके 1949 तक और 26 नवंबर 1949 तक। तो ये चारों की मतलब तीनों की डेट याद रखिए। अब आइए कुछ समितियां देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, समितियों से अक्सर क्वेश्चन आता है। तो जो संविधान सभा की प्रमुख महत्वपूर्ण समितियां थी उनको देख लेते हैं। सबसे पहली समितियां याद रखिए, प्रारूप समिति। जो प्रारूप समिति थी उसको देख लेते हैं कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे और इसमें कितने कब गठन हुआ इसका, तो आइए देखते हैं। जो प्रारूप समिति है इसका गठन जो है 29 अगस्त 1947 को हुआ। इसमें कुल सदस्य कितने थे, 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। और अन्य सदस्य कितने, इसमें अन्य सदस्य जो है 6 लोग थे। 6 लोगों को नाम याद रखेंगे और 2 लोग रिप्लेस हुए थे तो उनके भी नाम याद रखेंगे। तो जो प्रथम थे हमारे, जो एक सदस्य का नाम N गोपाल स्वामी अयंगर, N गोपाल स्वामी अयंगर, अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर, ये अय्यर है अयंगर है, दोनों याद रखिए, मिलते जुलते, अय्यर अयंगर। डॉक्टर KM मुंशी, डॉक्टर KM मुंशी। इसके बाद DP BL मित्रा, DP खेतान और M सादुल्ला, ठीक है। और जो BL मित्रा थे उनकी जगह पे N माधव राव आ गए थे। जो BL मित्रा थे इनका स्वास्थ्य कारणों से कुछ इन्हें दिक्कत हुई तो इनकी जगह पे N माधव राव आ गए थे, ठीक है। DP खेतान की जगह जो है TT कृष्ण रामाचारी आ गए थे। DP खेतान की जगह TT कृष्ण रामाचारी, क्योंकि इनकी DP खेतान जी की मृत्यु हो गई थी। ये हमारे रहे बाबा साहब BR अम्बेडकर जी, ठीक है। तो DP खेतान की जगह जो है TT कृष्ण रामाचारी आ गए थे क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी DP खेतान जी की।
एक बार इनके फिर सदस्यों के नाम देख लीजिए। एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, अलादि कृष्ण स्वामी अयंगर थे, डॉक्टर के एम मुंशी थे, बी एल मित्रा थे, बी एल मित्रा की जगह एन माधवराव आ गए थे, डी पी खेतान थे, इनकी जगह टी टी कृष्ण रामाचारी आ गए थे, और छठे जो थे एम सादुल्ला। तो ये 6 के 6 मेंबर याद रखिए। और जो हमारे अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अब आइए देख लेते हैं झंडा समिति। सारी समितियां देखने वाले हैं, जितनी भी समितियां हैं जो है, सारी अन्य समितियां जितनी हैं, छोटी समितियां जितनी, सब कुछ देखने वाले हैं, ठीक है। अब देखते हैं झंडा समिति, इसका गठन कब हुआ? 23 जून 1935। झंडा समिति का गठन हुआ जो है, ये दोस्तों कुछ डेट कंफ्यूज हैं। तो झंडा समिति में कुल सदस्य कितने थे? जो झंडा समिति में सदस्य थे वो 6 सदस्य थे, ठीक है। झंडा समिति में कुल सदस्य थे कितने? 6 सदस्य थे। और इसके बाद जो है अन्य सदस्य कितने? 5 थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ये दोस्तों गलती से लिख गया है, जो 47 जो गलती से लिख गया है, ये 45, इसको 47 कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं अन्य सदस्यों के नाम। अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अन्य सदस्य कौन कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, ठीक है, और सरोजिनी नायडू थी, के एम मुंशी थे, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी भी थे, ठीक है। तो ये 6 के 6 सदस्यों के नाम याद रखिए। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण समितियां हैं। इन समितियों से अक्सर क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन आते रहे हैं, तो ये समितियां तो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि इन समितियों से अक्सर क्वेश्चन हमेशा आते रहे हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछ देगा कि संविधान सभा की प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे, ऐसे कई अलग अलग नाम दे देगा। तो ये तो आप लोगों को रट जाने हैं, क्योंकि ये रटने वाला मामला है, समझने वाला नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और संघ शक्ति समिति के, जो संघ की बात अगर आ जाए दोस्तों, तो संघ में पंडित जवाहरलाल नेहरू लगा देंगे बिना हिचक के, ठीक है। यहीं पे अगर नियम समिति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या झंडा समिति की बात हो तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सलाहकारी समिति की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय समिति की बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार समिति की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो ये तीनों में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, कौन? सलाहकारी समिति, प्रांतीय समिति और मूल अधिकार समिति, ठीक है। तो ये तीनों में सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक अल्पसंख्यक समिति बनी, तो इसमें एच सी मुखर्जी थे। अल्पसंख्यक समिति के कौन थे? एच सी मुखर्जी थे, ठीक है। और अल्पसंख्यक समिति किन के लिए? जो अल्पसंख्यक वर्ग था, मुस्लिम थे, ईसाई थे, सिख थे, जैन थे, बौद्ध थे, या दोस्तों नास्तिक थे, तो उन लोगों के लिए अल्पसंख्यक समिति बनी। उसके अध्यक्ष कौन थे? एस सी मुखर्जी। अब संचालन समिति भी याद रखिए। नियम समिति और जहाँ नियम और संचालन की बात हो तो वहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगा देंगे, जहाँ संघ की बात हो वहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मूल अधिकार उप समिति। एक मूल अधिकार समिति है तो उसके सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। मूल अधिकार उप समिति की बात करें तो जे बी कृपलानी जी हैं, ठीक है, जे बी कृपलानी जी हैं, ठीक है। मूल अधिकार उप समिति के जे बी कृपलानी जी हैं। एक बार फिर से देख लिए। संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सलाहकारी समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यक समिति के एस सी मुखर्जी। संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम समिति, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब मूल अधिकार उप समिति जे बी कृपलानी। अब कुछ छोटी समितियां भी हैं, उनको भी देख लेते हैं। हमारी एक कार्य संचालन समिति, नियम समिति अलग है, कार्य संचालन समिति अलग है। तो जो कार्य संचालन समिति थी उसके डॉक्टर के एम मुंशी जी थे अध्यक्ष। इसके बाद वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति, स्टाफ का वेतन से संबंधित थी ये, इसके भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति, इसके जो एस बरदाचारी थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये तो आप लोगों को याद ही रखनी है। एस बरदाचारी क्यों याद रखनी? क्योंकि ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे दोस्तों। एस बरदाचारी जो थे ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन ये सर्वोच्च न्यायालय की समिति के तदर्थ समिति के अध्यक्ष बने, ठीक है। इसके बाद हमारी अगली है संविधान सभा के कार्यों के लिए जो समिति बनी। नियम अलग बात है, कार्य संचालन अलग बात है, लेकिन संविधान सभा के जो कार्य हो रहे थे तो उसके जो है जीवी महाबलंकर जी थे। यही हमारे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी थे। जो फर्स्ट अध्यक्ष थे वो हमारे जीवी महाबलंकर जी थे।
तो इस तरह से दोस्तों हमने पूरा जो है एकदम एक चैप्टर एक तरफ से बाकायदा फ़ोटो वगैरह लगा के पूरा एकदम से डायग्राम बना के चीज़ें करी हैं। और आप लोग भी ये डायग्राम फॉर्म में अपने नोट्स बनाएंगे ना, तो आप लोग जिस समय डायग्राम फॉर्म में बनाने लगे तो समझ लीजिए आपका जो है सब्जेक्ट एकदम कंप्लीट हो गया। तो डायग्राम फॉर्म में हमने पूरी क्लास कंप्लीट करी है। तो आप सभी लोगों को अगर ये क्लास हमारी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट भी है और आप सभी लोगों की एक तरह से ज़रूरत भी है कि आप लोग अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप लोगों को पॉलिटी वाला जितना भी सेगमेंट है, पॉलिटी वाला, ये पूरा जो है कंप्लीट होने वाला है यहीं पे। तो दोस्तों हमारी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यूपीएसआई के लिए धमाल रूप से क्लासेस होने वाली और जब ये हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, सारे टॉपिक 20-25 टॉपिक हैं, सारे कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाद हम प्रश्नों की फिर श्रृंखला चलाएंगे और वो लाइव रहेगी दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद, राधे राधे।